हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज इस वीडियो में बात करेंगे हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। आज इस वीडियो में हम उस पूरी एक्सरसाइज को ही हल करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्जवल। प्रश्न नंबर 1.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में क्या करना है, हमें जो संख्या दी हुई है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और अभाज्य गुणनखंड हम पूर्ववर्ती कक्षाओं में बहुत बार कर चुके हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, फोर्थ है 5005 और जो पांचवा पार्ट पूछ रहा है वो है कि 7429। इन सभी संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अब हम इन्हें बारी बारी से करेंगे। सबसे पहला जो है वो है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम 140। अब सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो केवल अपने आप से ही कटती हैं, अर्थात इनके एक के अतिरिक्त के जो गुणनखंड होते हैं, यानी इनके जो ये जो अभाज्य संख्या होती है वो केवल अपने आप से ही डिवाइड होती हैं। इनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि 2 हुई, 2, 3, 5, 7, 11 है, 13, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनका एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होता, अर्थात ये किसी और से नहीं कटती। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ये आ जाएगा 70। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 35। इन सभी की हमने ट्रिक पहले ही कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि यदि 2 से वह संख्या कटेगी यदि लास्ट में 0 या सम संख्या आ रही हो, 3 से वह संख्या कटेगी यदि इन सब का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा हो, 5 से वह संख्या कटेगी यदि लास्ट में 0 या 5 आ रहा हो। और ये 3 और 5 8 होता है, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, इसे हम 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35 और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 1। अब इनके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए ये वाले हो गए, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2, 2, 5 और 7, यानी 140। 2 2 बार आया है, 2, 5 और 7। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 2 बार आया है, 5 और 7। दूसरा है इसमें 156, दूसरा 156। अब 156 के भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 156 ये 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ से 1, यहाँ पर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 से फिर 2 तियो 6 और 2 नम 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई। अब 3 और 9 12, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13, यानी जो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए इन्हें लिख लेंगे 2, 2, 3 और 13, यानी कि 156 2 2 बार आया है, 3 और 13। और तीसरी जो संख्या दी हुई है वो है 38 25। थर्ड 38 25, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम 38 25। अब 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 3 8 और 3 11 12 13, 13 और 5 18। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 यानी 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 3 और
7, 10 और 5 15, 3 से फिर हो जाएगा डिवाइड। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 आ रहा है लास्ट में, तो अब इसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5, 5 अट्ठे 40 और पंजे पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्ते 35। अब यह 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 एकम 17, यानी जो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए इनको लिख लेंगे। 3, 3, 5, 5 और 17, यानी 38, 25 बराबर 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है और 17। तो 3825 के गुणनखंड ये आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। इसका चौथा पार्ट है वो है 5005। 5005, इसको 5005 को 5005। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3, 5 और 5 10, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से देख लेते हैं। 7, 7 एकम 7, 3 यानी यहाँ पर 30 हो गया। 7 चौक 28 और यहाँ पर 2 21, 7 या 21। अब फिर इसे 7 से देख लें। 7 दूनी 14 और 3 से नहीं कटेगा, 3 7 से नहीं कटेगा। अब 11 से देख लेते हैं। 11 एकम 11, 3 यानी 33 होगा। 11 तिया 33। अब 13 जो है वह 13 से ही डिवाइड हो जाएगा, यानी 5005 के जो है अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास, वो आ गए 5, 7, 11 और 13। तो 5005 के भी अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। इसका जो पांचवा पार्ट है 7229, उसके अभाज्य गुणनखंड आप खुद करके देखें। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि पूर्णांकों के जो संख्या दी हुई है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। यानी इनमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो संख्या दी हुई है दो, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। फिर हम इनकी जांच भी करेंगे कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मैस है और लैस है के गुणनफल के इक्वल होता है। तो इसमें जो संख्या दी हुई है वो है पहली 26 और 91, दूसरा पार्ट 510 और 92 और थर्ड जो पार्ट दिया है वो है 336 और 54। तो अब हम इन प्रश्नों को करेंगे। इसमें पहला जो पार्ट दिया है वो है कि 26 और 91, 26 और 91, यानी इनके हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर हम 91 के अभाज्य गुणनखंड के, फिर उनके ही जरिए इनका एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल लेंगे। 26 ये हो जाएगा 2, 13 और 13 एकम 13। फिर दूसरी संख्या क्या है, इसके गुणनखंड लिख लेंगे। 26 के 2 और 13 आ गए और इसी प्रकार हम 91 के भी कर लेंगे। 7 से हो जाएगा, 13 7 91 होता है और 13 एकम 13, यानी 91 के भी आ गए 7 और 13। तो अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो आ रहा है इसमें 13, यानी एचसीएफ आ गया इसका 13 और एलसीएम आ जाएगा पहले के दोनों लिख लेंगे और इसमें से आ गया 7, क्योंकि 13 हम पहले ही लिख चुके हैं। ये आ गया 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी जो एलसीएम हमारे पास आ गया इन दोनों संख्याओं का वह आ गया 182। एचसीएफ 13 और एलसीएम 82। अब हम इसकी जांच करेंगे कि जो दो संख्याएं दी हुई है अर्थात 26 और 91, इन दोनों का जो गुणनफल है वह इसके और इसके गुणनफल के इक्वल होगा। तो अब हम करेंगे इसमें जांच।
जांच में फॉर्मूला लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल वो किसके इक्वल होता है, HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल। दोनों संख्याओं का गुणनफल इसका मतलब होगा 26 और 91 की गुणा, और HCF यानी कि 13 और LCM कितना आ गया हमारे पास 182, इसकी गुणा कर लेंगे 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 में थे 104 और 2 106, अब हो गया 10, 13 एकम 13 और 10 23, यानी इनकी जो दोनों की गुणा आ गई वो 2366 आ गई। और यदि इन दोनों की भी हम गुणा करें तो वो भी 2366 ही आ जाएगा, 2366। तो अब इसकी हमने जांच भी कर ली कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह HCF और LCM के ही इक्वल होता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट में जो दो संख्या दी हुई है वो है 510 और 92। 510 और 92। सबसे पहले भी इनका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 11 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 आ गया, 3 से देखेंगे, 2 और 3, 2 5 7 और 5 12, इसका मतलब 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 8 और 5 13। अब 13 3 के पहाड़े में नहीं आता तो अब इसे 5 से कर लेंगे। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जो 517 है, 510 के जो गुणनखंड आ गया है भाज्य वो आ गए 2 3 5 और 17। इसी प्रकार हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 92 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से यहाँ पर आ जाएगा 23 और ये 23 से ही डिवाइड होगा। यानी जो 92 के गुणनखंड आ गए वह आ गए 2 2 और 23। तो अभाज्य गुणनखंड तो हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनका HCF LCM निकाल लेंगे। तो HCF का मतलब जो दोनों संख्याओं में के अभाज्य गुणनखंड जो थे उनमें जो कॉमन आ रहा है 2 और 2 आ गया, बस 2 ही कॉमन आ रहा है इसमें और नहीं। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, वह 2 आ गया। और LCM इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिख लेंगे। बस उसमें क्या करेंगे हम HCF ही नहीं लिखेंगे, यानी ये 2 हटा देंगे इसमें से, या एक ये 2 हटा देंगे, कोई एक 2 हटा देंगे इसमें से। ये 2 3 5 और 17 और ये 2 हम लिख चुके, तो 2 और 23 आ गया, 2 और 23। इनकी जो गुणा है वह कितनी है, 510 है और यहाँ पर 23 दूनी 46। अब यदि इन दोनों की हम गुणा करें, इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी, 23 460। यानी जो LCM हमारे पास आ गया इन दोनों संख्याओं का वह आ गया 23,460। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि वाकई ही कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वह HCF और LCM के इक्वल है या नहीं। अब हम करेंगे इसकी जांच में वही कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 और 92 वह HCF का मतलब यहाँ पर 2 है और LCM जो है वो है 23,460। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 2 0 0 2 छंग 12 2 चौक 8 9 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920। और यदि हम इन दोनों संख्याओं की भी गुणा करें तो वह भी कितना आ जाएगा, 46,920 ही आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमने जांच कर ली कि जो दोनों संख्याएं हैं अर्थात 510 और 92 उनका जो गुणनफल है 40,000, गुणनफल 40,200 और 920 आ गया और HCF और LCM का गुणनफल भी 40,920 ही आ गया। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है 336 और 54
उसे आप खुद करके देखें। इसमें अब हम प्रश्न नंबर 3 लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। केवल इन संख्याओं में, इस प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है, वो केवल जो संख्या दी हुई है उनका एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है, इसमें संख्याएं दे दी 12, 15 और 21। दूसरे पार्ट में संख्याएं दी हुई है 17, 23 और 29। और जो तीसरा पार्ट है इसमें दिया हुआ, उसमें संख्याएं दी हुई है 8, 9 और 25। तो इस प्रश्न को भी हम कर लेते हैं। इसका पहला पार्ट लेंगे। इसमें संख्याएं हैं 12, 15 और 21। पहला 12, 15 और 21। तो इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 12 के गुणनखंड 6, 3 और 1, यानी यहाँ पे लिख लेंगे हम 12 के गुणनखंड जो आ गए 2 और 3 आ गए। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 पंजे 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 सत्ते 21 आ जाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तो हमारे पास आ गए इन तीनों संख्याओं के। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास। एचसीएफ का मतलब होता है जो इनके अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या आ रही है, यानी कि इसमें 2 नहीं है, ये 2 तो है ही नहीं, तो 3 और 3, इनमें जो कॉमन आ रहा है वह आ रहा है 3, अर्थात इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ अर्थात में ऐसे आ जाएगा वह आ जाएगा 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इन तीनों संख्याओं में पहले के सभी लिख लेंगे हम, गुणनखंड 2 और 3। अब वह लिखेंगे हम जो नहीं लिखे हमने, यानी 3 हम पहले ही लिख चुके। यहाँ पर आ गया 5 और इसमें यह 3 लिख चुके। अब आ गया यहाँ पर 7। इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60 और गुणा 7, यानी एलसीएम जो हमारे पास आ गया 6 सत्ते 42, वह आ गया 420। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 आ गया हमारे पास, और जो एलसीएम आ गया अर्थात लेस है वह आ गया हमारे पास 420। अब जो इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसमें संख्याएं दी हुई हैं 17, 23 और 29। दूसरे में संख्याएं हैं 17, 23 और 29। तो ये तीनों संख्याएं क्या हैं, ये अपने आप में ही एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वह आ जाएंगे 17 एकम 17, 23 के 23 एकम 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 29 गुणा 1। तो इन संख्याओं का एचसीएफ जो आएगा, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका जो एचसीएफ होता है वह 1 होता है, यानी इनमें जो कॉमन आ रहा है वह 1 आ रहा है। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ हमारे पास आ गया वह आ गया 1। और एलसीएम में क्या करेंगे हम, इन तीनों संख्याओं की ही गुणा कर देंगे, 17, 23 और 29। और यदि इन तीनों संख्याओं की हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 11, 33, 9। इन सभी गुणा करके 17 की 23 के साथ फिर जो आंसर आएगा उसकी गुणा 29 के साथ, तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा 11,339। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम इन तीनों संख्याओं का ये आ जाएगा। इसका जो तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25 संख्याएं दी हुई हैं, इनका आप एलसीएम और एचसीएफ खुद निकाले। अब इसमें हम प्रश्न नंबर 4 लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें है कि एचसीएफ संख्याएं दी हुई हैं कोष्टक में 306 और 657, वह है 9, यानी इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वह 9 दिया हुआ है, तथा एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रश्न में कह रहा है वो है कि इसमें हमें 2 संख्याएं दे दी, वो हैं 306 और 657।
और उनका HCF हमारे पास आ गया, वह दिया हुआ है 9। और हमें करना क्या है, इसमें हमें इनमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अब संख्या जो हमारे पास दी हुई है वह है 306 और 657, 306 और 657, ये तो संख्याएं आ गई। और इनका जो HCF है 306 और 657 का, वो हमारे पास दे दिया 9 है। और हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो अब हम इसमें जो सूत्र हमने पहले प्रश्नों में भी लगाया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह HCF व एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है, वही इसमें लगा देंगे यहाँ पर। चूंकि HCF और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, HCF कितना आ गया हमारे पास, वो दिया हुआ है 9। और हमें एलसीएम निकालना है। और दोनों जो संख्याएं दी हुई हैं वो है 306 और 657। तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ जाएगा ये 9, इन दोनों संख्याओं के नीचे आ जाएगा 657, अपोन में आ जाएगा 9। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको काट लो, चाहे इसको काट लो 9 से, ये आ जाएगा 9 तिया 27, यहाँ से 3 9 चौक 36 और 657। और एलसीएम आ जाएगा, यदि इन दोनों संख्याओं की हम गुणा करें तो 22 33 8। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो संख्याएं दी हुई थी, ये वाली, इनका HCF था 9, एलसीएम निकालना था। तो फॉर्मूला हमने ये लगा लिया जो पूर्ववर्ती कक्षाओं में भी हमने बहुत बार पढ़ा है। इसमें HCF 9 रख दिया, ये दोनों संख्याएं जो कि तो अब एलसीएम निकाल ले। 9 यहाँ पर आ गया, इसको हमने 9 से डिवाइड करा, 34 आ गया। और 657 जो का तो, अब यदि हम 657 और 34 की गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 22 33 8। तो एलसीएम जो आ गया हमारे पास, एलसीएम किस किस का, 306 और 657 का, वह आ गया 2,23,000, वो 22,338। ये तो हमारा आंसर आ गया 22,338। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें जो प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है वो है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी यदि हम 6 की पावर कुछ रखें, यानी 1 2 3 4 n की कुछ भी वैल्यू रखे इसमें पूर्णांक के रूप में, तो क्या वह 5 पर, तो क्या वह 0 पर समाप्त होगी, यानी लास्ट में क्या 0 आ सकता है। तो यही हमारा प्रश्न है। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो रही है तो वह जरूर 5 से डिवाइड होगी। यानी हमारे पास जो संख्या दी हुई है वह है 6 की पावर n। तो किसी भी पूर्णांकों के लिए क्या यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होती है। यानी यदि किसी संख्या में लास्ट में 0 आ रहा है, चाहे वह 10 हो 20 30 कुछ भी संख्याएं हैं, तो वह ये सभी संख्याएं 5 से डिवाइड जरूर होती हैं। जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ 6 की पावर n जो है, 6 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम करें तो वह 2 और 3 आ जाएगा ऊपर n, यानी जो इसके 2 की पावर n और 3 की पावर n, हमारे पास यदि 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, वह 2 की पावर n और 3 की पावर n है। n हम कुछ भी संख्याएं लिख सकते हैं, पूर्णांक 1 2 3 4 5, वह कुछ भी हो सकता है। अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो
6 की पावर n है वह केवल उसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, वह 2 और 3 ही होंगे। यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल क्या है, 2 व 3 है। इसे साफ कर दें। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 की पावर n है वह 5 से डिवाइड नहीं होगा, अतः 6 की पावर n 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं, यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 की पावर यदि हम 1 रखें 6 की पावर 2 36 और 6 की पावर 3 वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 6 की पावर 3 216। तो इसका मतलब इनमें हमें पता चल रहा है कि इनमें जो लास्ट में है वह 6 ही आ रहा है, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। और इसका प्रश्न नंबर 6 जो है वह है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस इसमें 5 कर रखा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अर्थात ये जो संख्याएं हैं हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें पहली ले लेंगे हम। पहला जो दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 है। 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 हमें ये दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो इनको हल कर लेंगे हम। पहले ये आ गया 11 सत्ते 77 गुणा 13 प्लस के 13 13 सत्ते 91 13 सत्ते 91 91 और 9 100 आ गया प्लस के 13, यानी ये जो आ गई इन संख्याओं को हल करके हमारे पास आ गया 1014। तो अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो 1014 है वह भाज्य संख्या है, यानी इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे या गुणनखंड वह इसके अलावा और भी होंगे। तो यहाँ पर 10 14 इसके अभाज्य गुणनखंड करें हम, ये 5 और 0 यहाँ पर 7। तो यहीं से ही कर लेंगे हम कि 2 और 507 ही लिख लेंगे, आगे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ 10 14 के अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड भी लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड 10 14 के अतिरिक्त और भी हैं, अर्थात 2 भी है वह ये भी है और आगे भी हो सकते हैं और भी है। तो जिसके अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड उस संख्या के अलावा और भी होंगे तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या भाज्य होती है। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कैसी है ये संख्या, एक भाज्य संख्या है। तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये जो इसमें ये है कि 7 11 13 और 13 ये देखने में क्या लग रहे हैं, सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। लेकिन यदि ये पूरा पार्ट ले हम इसको हल करें तो इन सब को हल करके हमारे पास 1014 हो गया और 1014 जो होता है वह भाज्य संख्या होती है। तो इसके जरिए ही हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया कि ये वाली जो संख्या है वह भाज्य संख्या है। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसमें लास्ट में 5 ऐड और किया हुआ है प्लस 5। तो ये संख्याएं इन सब को हल करके भी हमें यह दिखाना है कि ये भी एक भाज्य संख्या है। तो इनको हल कर लेते हैं। इसमें यह 7 छंग 42 और 5 चौक 20 20 तिया 60 60 दूनी 120 और प्लस के 5 इसमें 0 12 दूनी 24 12 चौक 48 यानी 50 और प्लस 5 यानी इनको हल करके आ गया 50 और
45। तो इसे भी हम इसी प्रकार करके दिखा देंगे कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वह इसके अतिरिक्त और भी हैं इन संख्याओं के गुणनखंड, यानी 50 और 45। यह 5 से भी डिवाइड हो रही है, यह आ गया 10 और ये आ गया 0,9। तो इसे हम लिख लेंगे 5 गुणा 1009। तो यहाँ भी हम यही लिख लेंगे कि यहाँ 45 के गुणनखंड इसके अतिरिक्त और भी है, यानी इस वाली संख्या गुण का 5 भी आ गए, ये भी आ गया और भी आ सकते हैं। अतः ये क्या कौन सी संख्या है? 50 45 एक भाज्य संख्या है। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना था कि ये वाली संख्या एक भाज्य संख्या है, यानी इन सब को हल करके हमने 50 45 माना कि ये भी एक भाज्य संख्या है। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न लेंगे। अंतिम प्रश्न में है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इस प्रश्न में क्या है कि एक वृत्ताकार, ये कोई वृत्ताकार पथ है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को लग रहे हैं, सोनिया को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट। और एक रवि भी है, इसको 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो प्रश्न ये है कि यदि वे किसी एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद वे दोनों पुनः एक साथ मिलेंगे। तो एक साथ मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इनके न्यूनतम गुणज चाहिए। दोनों को पुनः एक साथ मिलने के लिए हमें इन दोनों के न्यूनतम गुणज चाहिए। और न्यूनतम में क्या करते हैं? न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, अर्थात 12 व 18 का एलसीएम। अब हम 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 3 और 18 के 2 तिया 6 तिया 18 और एलसीएम इनका हमारे पास आ जाएगा। पहली संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, फिर वह लिखेंगे जो नहीं लिखे। 2 लिख चुके, 3 भी लिख चुके और यह 3 आ जाएगा, यानी एलसीएम हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36। अर्थात यहाँ लिख लेंगे हम, अर्थात वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हमने क्या किया? हमें प्रश्न में ये पूछा था कि कितने समय बाद में एक साथ मिलेंगे। हमने क्या किया? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने पर हमारे पास 36 प्राप्त हुआ। तो यही इसका आंसर आ जाएगा कि वे दोनों पुनः एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे।